गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को एक नए रोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। क्षय रोग को टीबी या राज्यक्षमा या तपेदिक भी कहते हैं। यह एक विशिष्ट संचारी रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी बैसिलस के नाम से जाने जाते हैं। यह रोग तीव्र और दीर्घावधि यानी अक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार का होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस केवल मनुष्य के फेफड़ों पे ही आक्रमण करते हैं तथा रोग फैलाते हैं, जबकि माइकोबैक्टीरियम बोवाइन मनुष्य के अलावा पशु जैसे कि गाय, बकरी इत्यादि में भी इस रोग को फैलाते हैं। क्षय रोग एक विश्वव्यापी जन स्वास्थ्य समस्या है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील राष्ट्रों में यह रोग ज़्यादा पाया जाता है। इससे टीबी से मरने वाले रोग से मरने वाले लोगों की संख्या विकासशील राष्ट्रों में ज़्यादा होती है। भारत में लगभग 1 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं और 25 लाख रोगी संक्रामक हैं, मतलब इन्फेक्शस, यानी इनके थूक या बलगम में इस रोग के कीटाणु पाए जाते हैं। तो ये एक काफ़ी अलार्म है हमारे लिए कि देखिए 1 करोड़ तो ऑलरेडी हैं टीबी से ग्रसित और 25 लाख लोग जो हैं इनसे क्षय रोग होने की संभावना है दूसरे लोगों को। क्षय रोग के जीवाणु का पता 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने किया था। यह जीवाणु अत्यंत ही कठोर प्रकार का होता है और आसानी से नहीं मरता। यह सूखे प्रदेश में भी 6 माह तक जीवित रह सकता है, परंतु धूप में 8 घंटे लगातार छोड़ने पर यह जीवाणु मर जाते हैं। गर्म करने पर इनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है तथा 10 मिनट तक उबालने पर यह जीवाणु मर जाते हैं। क्षय रोग के जीवाणु पहले फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं, जिससे लंग्स यानी फुफ्फुस, यक्ष्मा, पल्मोनरी टीबी कहते हैं। परंतु इसके जीवाणु आंतों, गुदों, अस्थियों, लसिका ग्रंथियों, प्रजनन अंग, मूत्र संस्थान तथा मस्तिष्क पर भी आक्रमण करते हैं, जिन्हें फुफ्फुसेतर यक्ष्मा कहा जाता है, यानी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। फेफड़ों की यक्ष्मा यानी पल्मोनरी टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तथा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी माइक्रोबैक्टीरियम बोवाइन से फैलती है। अब बात करते हैं हम इसके होस्ट फैक्टर्स यानी पोषक के कारक। यह रोग स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध सभी में समान रूप से होता है, परंतु 45 वर्ष की आयु के बाद यह रोग पुरुषों में और 35 वर्ष से कम आयु वाली स्त्रियों में अधिक होता है। कुपोषित बच्चे इस रोग के शीघ्र ही शिकार हो जाते हैं। यह शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह अधिक होता है। कोयला, तांबा, अभ्रक, लोहा, पत्थर आदि की खानों में करने वाले मजदूरों को यह अधिक होता है। कुपोषित व्यक्तियों में जिनका खान पान अत्यधिक निम्न स्तर का होता है, उनमें यह रोग अधिक फैलता है। रोग के जीवाणु यानी एजेंट्स ऑफ द डिजीज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तथा माइक्रोबैक्टीरियम बोवाइन ही ये रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं। अब रोग का प्रसार, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। रोग कैसे फैलता है? पहला, जब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति छींकते, खांसते अथवा थूकते हैं तो
लाखों की संख्या में इनके जीवाणु वातावरण में फुहार की तरह फैल जाते हैं। दूसरा है सूखे हुए बलगम अथवा रोगी के इधर उधर थूकने से भी जीवाणु हवा में फैल जाते हैं तथा इस वातावरण में अगर स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है, यानी इन्फेक्शन। तीसरा, रोगी के साथ सीधे संपर्क से, जैसे उसके साथ उठने बैठने सोने पीने खाने से भी स्वस्थ व्यक्ति को यह रोग फैल जाता है। चौथा, रोगी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग से भी यह रोग फैलता है। पांचवा, कुपोषण, अधिक श्रम, सीलन भरा भीड़ भाड़ वाला वातावरण, औद्योगिकरण, बार बार गर्भपात कराने या गर्भधारण करने से भी यह रोग का प्रसार होता है। धूम्रपान, मद्यपान, हुक्का पीने, तंबाकू आदि से भी इस रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। कच्चे दूध के सेवन से भी यह रोग फैलता है। क्षय रोग के से संक्रमित पशु, मतलब जो भी जानवर है, अगर उसको क्षय रोग है तो उससे भी, उसका दूध पीने से भी यह रोग फैलता है। अस्वच्छ वातावरण में रहने, संवातन की दुर्व्यवस्था, मतलब जहाँ वेंटिलेशन सही नहीं है, तंग मकान और गलियों या अत्यधिक गरीबी से इस रोग का प्रसार होता है। अब बात करते हैं उद्भवन काल की। इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है, परंतु रोग को पनपने एवं जड़ जमाने में कई वर्ष लग जाते हैं। आप चित्र देख रहे हैं क्षय रोग का प्रसार, मतलब ये किस तरह से रोग का मतलब फैलता है। जो हमने अभी पॉइंट्स बात करे थे 9 पॉइंट्स, वही पॉइंट्स का चित्र है ये। अब बात करते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण की। इस रोग की शुरुआत धीमी गति से होती है और इसके कुछ लक्षण हैं जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं। पहला, शरीर में शीघ्र थकान होना, हरारत रहना, कार्य से रुचि हट जाना। दूसरा, मध्याह्न के बाद अक्सर हल्का बुखार रहना। तीसरा, शारीरिक वजन कम हो जाना। चौथा, पाचन क्रिया अव्यवस्थित हो जाना। पांचवा, आवाज़ में परिवर्तन एवं भारी हो जाना। छठा, धीरे धीरे भूख में कमी होना। सातवां, छाती में दर्द की शिकायत होना। आठवां, रात में अधिक पसीना निकलना। नौवां, स्त्रियों में माहवारी कम, अनिश्चित व अनुपस्थित होना। फेफड़े में क्षय रोग निरंतर होने से निरंतर खांसी बनी रहती है तथा थूक तथा बलगम में रक्त आने लगता है। सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे जैसे रोग की अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता जाता है और व्यक्ति मात्र दुबला पतला एक कंकाल जैसा दिखने लगता है। ये तो हैं इसके सिम्टम्स यानी लक्षण। अब हम बात करते हैं टीकाकरण, मतलब टीबी के लिए कौन सा टीकाकरण। बीसीजी का टीका लगवाना, यह शिशु में 1.5 माह की उम्र में लगाया जाता है। बीसीजी का दूसरा टीका 5 से 6 वर्ष की आयु में लगाया जाता है। जितना जल्दी हो सके नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रिवेंटिव मेजर्स, रोग से बचाव के उपाय, मतलब कैसे हम इस रोग से बच सकते हैं। स्वच्छ वातावरण, चौड़ी गलियां, हवादार मकान जहाँ पे अच्छी रोशनी धूप आती हो, वह इस रोग से बचाव कर सकते हैं। जन स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, मतलब जन संचार के माध्यम से गाँवों में निरक्षर लोगों में इसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त और पौष्टिक दोनों बातें हैं। बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। दूध को हमेशा उबाल कर या पेस्चराइज दूध ही पीना चाहिए। नेक्स्ट, क्षय रोग से संक्रमित रोगों की पहचान कर उन्हें तुरंत अस्पताल भेजना चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज पूर्णतः निःशुल्क है और रोगनाशक दवाइयाँ भी, इनको औषधियाँ भी फ्री में मिलती हैं। नेक्स्ट, सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा टीबी के रोग के नियंत्रण उन्मूलन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसमें हमें सहयोग देना चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर 4 सप्ताह
या इससे अधिक दिनों से खांसी हो तो रात में बुखार आता हो, दवाइयाँ से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर चिकित्सक को तुरंत प्रभाव से दिखा देना चाहिए और जो भी वो परीक्षण कहे वह करा लेना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी को आइसोलेट कर देना चाहिए और उसके खान पान भी सब अलग रखना चाहिए। उसके कमरे में चद्दर या बर्तन है या जो भी है वो अलग ही रखना चाहिए। रोगी व्यक्ति को इधर उधर थूकने नहीं देना चाहिए। 1.5 माह की उम्र तक सभी शिशुओं को BCG का टीका निश्चित रूप से लगवा देना चाहिए। यह टीका सभी अस्पतालों में और PHCs में मिलता है। नेक्स्ट है, रोगी को खांसते और चीखते समय फेस मास्क या रुमाल का प्रयोग करना चाहिए और वह रुमाल जो है आम कपड़ों में नहीं धुलना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता आदतों में सुधार लाना, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए ताकि हम इसमें हमको परेशानी ना हो। अब डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण कैसे करें? रोगी के कमरे, बर्तन, वस्त्र तथा अन्य उपयोग में लाई गई वस्तुओं को फिनाइल, पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि से विसंक्रमित कर देना चाहिए। देखिए, ये आपको एक चित्र बताया जा रहा है जिसमें TB से बचाव के उपचार एक दृष्टि में दिखाए जा रहे हैं, जिन पॉइंट्स का हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है इसका टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट जो है इसकी प्रथम जो है डिस्कवरी 1907 में की गई थी। ये जो है ये वॉन पिरक्विट नामक व्यक्ति ने की थी। इसमें सर्वप्रथम व्यक्तियों पर ट्यूबरक्यूलिन परीक्षण किया जाता है। अगर वह नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो BCG का टीका लगा लेना चाहिए। ट्यूबरक्यूलिन के तरल पदार्थ की निर्धारित मात्रा व्यक्ति के अग्रबाहु की त्वचा में सुई के द्वारा पहुंचाई जाती है। अगर 3 दिन में वहाँ त्वचा में लाल सख्त चकत्ता उभरता है तो उन्हें BCG का टीका नहीं लगाना चाहिए। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। नवजात शिशु को जितना जल्दी हो सके BCG का टीका अवश्य ही लगा देना चाहिए। धन्यवाद।